मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सब आज पढ़ेंगे बिहार की ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। उसमें आज हम सब चर्चा करेंगे नालंदा और पटना के बारे में। पटना के बारे में हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब नालंदा से। नालंदा जिला राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है और नालंदा के अवशेष महाविद्यालय जो था वह वहाँ पे उसके अवशेष अवस्थित हैं। और इसका सबसे पहले पहचान किसने किया था? एक पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी पहचान की थी और इसका उत्खनन का कार्य 1916 में स्पूनर और शास्त्री के नेतृत्व में आरंभ हुआ। और जैसा कि हम सब पहले से जानते हैं, नालंदा महाविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का अत्यंत विख्यात केंद्र था। यहाँ पे विदेशी यात्रियों जैसे ह्वेनसांग एवं इत्सिंग ने आकर शिक्षा ग्रहण की। एक धर्म स्वामीन थे, वो तिब्बत से आए थे। ह्वेनसांग एवं इत्सिंग 7वीं सदी में चीन से आए थे। इस विहार की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अर्थात नालंदा महाविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। और पाल वंश के दौरान धर्मपाल ने अनेक गांव इस विहार को समर्पित किए थे। यहाँ के आचार्यों में प्रसिद्ध हैं और शीलभद्र और शिष्य आचार्य और शिष्य शीलभद्र, प्रभाकर मिश्र, वसुमित्र आदि अनेक नाम हैं। और ऐसी धारणा है या ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने अपने युद्ध अभियानों के दौरान नालंदा महाविद्यालय का विनाश किया था। उसका अभी जो जीर्ण अवस्था में नालंदा विश्वविद्यालय है वह उसी के कारण था। यह हमने नालंदा महाविद्यालय के बारे में विस्तार से चर्चा करी। नालंदा महाविद्यालय अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र को अजीमाबाद या प्रेजेंट में हम इसे पटना कहते हैं। इस नगर का विकास 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। मतलब अजातशत्रु ने इस नगर को बसाया था। यह स्थान गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। जहाँ गंगा और सोन नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे पटना का नगर को बसाया गया था या पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था। और इसके दक्षिण में पुनपुन नदी है जो इसकी सुरक्षा में सहायक थी। मतलब यह सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण नगर था। और अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र उदयन ने इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अजातशत्रु पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो यह होगा उदयन ने, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। यहाँ पे 3 वंशों का शासन रहा। इसमें 3 साम्राज्य कौन कौन से हैं? मगध वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र नगर को बनाया। इसके गौरव की चर्चा यूनानी दूत मेगास्थनीज ने की है। 185 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक डेमेट्रियस के अभियान से पाटलिपुत्र का विनाश हुआ। सबसे पहली बार विनाश डेमेट्रियस के अभियान के दौरान हुआ। फिर गुप्त साम्राज्य के दौरान 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र का पुनरुद्धार हुआ। मतलब इसका पुनः उद्धार हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, मगर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा राजधानी उज्जैनी में स्थानांतरित कर दी गई। पाटलिपुत्र का गौरव इस काल में बना रहा। मतलब
गुप्त साम्राज्य के दौरान पाटलिपुत्र गौरवशाली इतिहास रहा और समकालीन यात्री चीनी उस दौरान उनके समकालीन चीनी यात्री फाहियान थे। उन्होंने यहाँ के भव्य और सुंदर भवनों की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। गुप्त साम्राज्य के पतन और हुनों के आक्रमण के पश्चात इस नगर का अंततः पतन हो गया। मतलब दूसरी बार इसका विनाश हुनों ने किया। हुनों ने आक्रमण किया, जिसके कारण यह पाटलिपुत्र नगरी तहस नहस हो गई। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जब इस नगरी की यात्रा की, जब वो भारत के भ्रमण पे थे, तो उन्होंने पाटलिपुत्र की तहस नहस अवस्था का वर्णन किया है। फिर इसका तीसरी बार जीर्णोद्धार होता है। इस जो वर्तमान पटना के रूप में है, इसका श्रेय महान अफगान शासक शेर शाह को जाता है। तीसरी बार पटना नगरी का बहुत बार पुनरुद्धार हुआ, फिर विनाश हुआ, फिर पुनरुद्धार हुआ। यह क्रम चलता रहा है। 1580 ईस्वी में अकबर ने पटना में टकसाल या मुद्रालय का भी गठन किया। मतलब अकबर ने इसे मुद्रालय के रूप में महत्व दिया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में औरंगजेब के पौत्र मीन्स पुत्र का पुत्र शहजादा अजीम ने इस नगर का नव निर्माण कराया, जिस पर 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ और इस नगर का नाम अजीमाबाद रखा। मतलब शहजादा अजीम ने इस नगर का फिर से नए तरीके से निर्माण कराया और उसका नाम फिर अजीमाबाद रखा। और चौथी बार यह अलग तरीके से बनाया गया 1912 ईस्वी में, जब बिहार प्रांत का गठन हुआ तो पटना का पुनः विस्तार हुआ। पटना में प्रशासकीय दृष्टि से विस्तार हुआ। प्रशासकीय क्षेत्र बनाए गए पटना के पश्चिमी भाग में। और पटना नगर की देवी पटन देवी को कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर फिर यह पटना कहलाया। यह नगर व्यापारिक नगर के रूप में भी प्रसिद्ध था, जो नदी के तट पर था। जैसा हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यह पर गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के किनारे बसा हुआ है, मतलब के बीच में बसा हुआ है। यह प्रसिद्ध पतन था, इसलिए इसका नाम पटना कहलाया, क्योंकि पटना में बहुत नदियों के बीच बसा था, तो बहुत सारे व्यापारिक कार्य होते थे, जिसके कारण जहाज़ों का ठहराव होता था और बहुत सारे पतन बने थे, इसलिए इसका नाम पटना कहलाया। इसके अतिरिक्त इसे प्राचीन काल में कुसुमपुर या पुष्पपुर भी कहा जाता है। और पटना के ऐतिहासिक अवशेष के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इसका अवशेष हमें कुम्हरार में मिलता है। इसके अतिरिक्त बुलंदीबाग, अगम कुआं, मंगल तालाब, दीदारगंज में भी बहुत सारे ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। और पटना में मौर्यकालीन प्राप्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण मौर्यकालीन राज्य महल के अवशेष हैं। इसके अवशेष के रूप में मात्र एक विशाल कक्ष प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि इसके गोलाकार चिकने खंभे हैं। और कुषाण एवं गुप्त काल के भी अवशेष इस पाटलिपुत्र नगरी में मिले हैं। पटना सिटी के में हमें यक्षिणी की मूर्ति मिली है। यह आप देख सकते हैं, यह यक्षिणी की मूर्ति है। यह स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम और पटना के बारे में चर्चा करते हैं। पटना नगरी या पाटलिपुत्र नगरी सूफियों के लिए भी, सूफी संतों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ पे 2 सूफी थे। 2 सूफियों के नाम से इस नगर को जोड़ा जाता है। फिर पटना सिटी के समीप मंगल तालाब है। यह मूलतः
शेख मट्ठी का गढ़ था। फिर हम पटना नगरी में स्थित गुरुद्वारे की चर्चा करते हैं। पटना अशोक राजपथ के दक्षिणी किनारे पर गुरुद्वारा तख्त हरि मंदिर स्थित है, जो सिखों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। उसी पर यह गुरुद्वारा बनाया गया है। और जो गुरुद्वारा की वर्तमान इमारत है उसे 1957 में बनाया गया है, परंतु इस स्थान पर गुरुद्वारा मध्यकाल से ही अवस्थित था। यहाँ पर सिखों के संग्रहालय में गुरु गोविंद सिंह से संबंधित अनेक अवशेष सुरक्षित है, जिसमें गुरु के ग्रंथ साहिब की एक प्रति है और जिसमें कि गुरु के हस्ताक्षर हैं। पटना नगरी की ये विशेषता रही सिखों के धर्मगुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नज़रिए से। अब हम पढ़ते हैं सूफी संतों के बारे में। यहाँ पे 2 सूफी संत ताज और मंगन के मज़ार हैं और इसके प्रांगण में औरंगजेब के द्वारा निर्मित मस्जिद है। अशोक राजपथ पटना की एक महत्वपूर्ण स्थल है। पटना महाविद्यालय और पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, PMCS सारे अशोक राजपथ के किनारे ही बस अशोक राजपथ में ही अवस्थित हैं। और वर्तमान समय में अशोक राजपथ के किनारे पटना की सबसे पुरानी मस्जिद है। और अशोक राजपथ के पश्चिमोत्तर में खाजे कला घाट स्थित है, जहाँ पे मुगल काल में मुद्रालय या टकसाल स्थित था। खाजे कला में पटना का सबसे पुराना चर्च स्थित है। यह मोहल्ला पादरी की हवेली भी कहलाता है। इसका निर्माण 1772 में फादर जोसेफ द्वारा हुआ था। यहाँ ईसाई धर्म प्रचारकों और यात्रियों के लिए अच्छा माना जाता था। यहाँ पे उनके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध थी। 3 जुलाई 1857 को पटना में विप्लव का विस्फोट हुआ। इसका नेतृत्व पीर अली ने ग्रहण किया, जिनका पटना सिटी इलाके में किताब की दुकान थी जिनकी। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पटना में आधुनिक काल में पटना के बारे में। पटना में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जो आगे चलकर अफीम के व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। अंग्रेज और डच ने सर्वप्रथम आलमगंज में फैक्ट्री स्थापित की, गुलजार बाग के निकट अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक यहीं हुआ था, जो इमारत अभी भी सुरक्षित है। गुलजार बाग के दक्षिण में पटन देवी का मंदिर है, जो पटना नगर की संरक्षिका देवी के रूप में जानी जाती है। पटना से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर पत्थर की मस्जिद है, जिसका निर्माण जहांगीर के पुत्र राजकुमार परवेज के आदेश पर नजर खां ने 1626 से 1627 ईस्वी के दौरान कराया था। इसका इस तरह हम समझ सकते हैं कि मध्यकाल और प्राचीन काल में वर्तमान पटना का पटना सिटी है, वह पहले उनका केंद्र पटना उस समय पटना हुआ करता था या पाटलिपुत्र हुआ करता था। अब पटना से में गोलघर स्थित है, यह बहुत ही प्रसिद्धता है या था जो भी है, जिसका निर्माण कैप्टन जॉन गास्टिन ने 1786 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण अनाज के गोदाम के रूप में किया गया था, परंतु इसके दरवाजे की गलत बनावट के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका। और 96 यह कुछ समय पहले तक यह पटना का सबसे ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था। यहाँ से पूरे पटने का नज़ारा देखा जा सकता था। इसकी ऊंचाई 96 फुट थी। इससे पूरे नगर का दृश्य देखा जा सकता था। इसके पश्चिम में गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थित है। अब हम सब पढ़ते हैं 1912 ईस्वी के बारे में, जब पटना को बिहार प्रांत का गठन हुआ और उसके बाद पटना को राजधानी बनाया गया। फिर उसका विकास किस तरह हुआ। 1912 ईस्वी में पटना के गठन और पटना को राजधानी बनाए जाने के पश्चात प्रशासकीय क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। इसमें राजभवन, सचिवालय, उच्च न्यायालय, विधान मंडल की इमारतों का निर्माण हुआ। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 7 शहीदों का भी शहीद स्मारक निर्माण कराया गया, जो अभी विधान मंडल में है। और यहाँ पे सबसे एक प्रमुख आश्रम है सदाकत आश्रम, जो मौलाना मजरूल हक द्वारा 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान समर्पित किया गया था। इस तरह हम लोगों ने पटना नगरी के बारे में अध्ययन किया। इसी तरह हम सब आगे पटना के बारे में पढ़ते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें और अपना फीडबैक डालना ना भूलें। धन्यवाद।